नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 26 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सप्लेन पेज से, तो सीधा वहीं चलते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं। 3 में से पहला आर्टिकल है एनजीओज़ की कैसे फॉरेन फंडिंग होती है, क्या रेगुलेशन होता है, क्या प्रोविजंस हैं, वो जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव वे टू डिटेक्ट ऑरल कैंसर। जो मुंह का कैंसर होता है ना, मुंह का, है ना, माउथ, है ना, तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है, उसके लिए आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक यूज़र फ्रेंडली नॉन इन्वेजिव, मतलब कुछ इंसर्ट करने की हेडेक नहीं है, और ऑरल कैंसर को डिटेक्ट करने का डिवाइस तैयार किया गया है। तो एक बार नज़र डालेंगे। और ये वाला लास्ट वाला जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू रेलवे रिक्रूटमेंट। अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी राइज हो गई बहुत ज़्यादा, जिसमें स्टूडेंट्स ने बिहार में ट्रेन रोक ली और वो हल्ला गुल्ला करने लग गए थे। तो इसमें आप देख सकते हो 35,000 पोस्ट थी, लगभग 1.25 करोड़ एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दिए और उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी निकल के आ गई। तो इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ें। ओके, बाकी 2 आर्टिकल्स उन पर हम नज़र डालते हैं डिटेल में अभी। तो फर्स्ट है एनजीओज एंड फॉरेन फंडिंग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के पास में 6,000 से ज़्यादा एनजीओज के बारे में बातचीत पहुंची, और बातचीत को ले जाने वाला जो एनजीओ था उसका नाम है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव। और इन्होंने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के अंडर में जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया, तो आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जी आपको अपनी अगर ग्रीवेंस रिड्रेस करवानी है तो आप कहाँ पर जाओ, सरकार के पास में। हमारे पास में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, सरकार आपको कोई एडिक्वेट आंसर ना दे तो फिर बात बनती है, तो पहले आप गवर्नमेंट से ही कंसल्ट करो। बेसिकली ये मुद्दा पिछले 15-20 दिन या शायद 1 महीने से ज़्यादा से हाईलाइटेड है, जिसमें ये था कि 31 दिसंबर को बहुत से एनजीओज़ को अपना रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रिन्यू करवाना था। वो रिन्यू करवाने में या तो खुद फेल हो गए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिन्यू नहीं किया उनका लाइसेंस। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। ठीक है, अब आप देखो जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस की बात करें तो लगभग 5900 एनजीओज का रजिस्ट्रेशन है वो सीज हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। कब? दिसंबर 31, 2021 को, जो अभी रिसेंटली डेट गई है। इसके पीछे कारण क्या है? या तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए अप्लाई ही नहीं किया, या फिर सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनजीओज के रजिस्ट्रेशन को देखती है इस एफसीआरए एक्ट के अंडर में, उन्होंने अपनी तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम रिन्यू नहीं करेंगे, कारण कि कुछ ना कुछ इस एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन उन एनजीओज के द्वारा किया गया है। फिर दिसंबर 25 की बात है, दिसंबर 25 का ही आप देखोगे आगे। हाँ, दिसंबर 25 की बात है, पिछले साल की, 2021 की बात है। तो वहाँ पर इन एनजीओज में से एक एनजीओ मदर टेरेसा के द्वारा स्टार्ट किया गया मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन भी किया। ओके, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रिन्यू करने से मना कर दिया था, क्योंकि कुछ एडवर्स इनपुट्स मिले थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि ये जो एनजीओ है कुछ गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ क्या कर रहा है वो आगे देखेंगे, क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है किसी एनजीओ के द्वारा। तो ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। फिर कंट्रोवर्सी राइज हो गई, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आने लगे, न्यूज़पेपर भर के आने लग गए। तो ऐसे में जनवरी 6 की डेट थी, तब मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एफसीआरए जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया, और अब ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो वैलिड है 2026 31 दिसंबर तक। ओके, तो ये पूरा है। अब सवाल ये है कि एफसीआरए है क्या, क्यों लाया गया था? तो ऐसे में एफसीआरए जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट मीन्स कि बाहर से, विदेशों से आने वाला जो फंड है उसको रेगुलेट करना कि कहीं वो हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा है, या जिन बातों को कहकर एनजीओ स्टैब्लिश किया है या कोई इंडिविजुअल बाहर से पैसा मंगवाता है, वो इंडिविजुअल वाकई में कही हुई बात को ही तो इम्प्लीमेंट कर रहा है, कहीं दूसरे काम में तो नहीं लगा हुआ है। नाम तो बोल रहा है कि मैं तो क्या गरीबों में कपड़े बांटने का काम करता हूँ, हैं, या स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं, और पता पड़ा कि करने कुछ और ही लग गए, वहाँ पर पैसों का गफला हो रहा है। तो ऐसे में फिर एफसीआरए एक्ट लाया जाता है 1976, जब आपको पता है कौन सा पीरियड था, इमरजेंसी लगी हुई थी। उस टाइम पर ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ था कि बाहरी ताकतें जो हैं वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन कर रही हैं फंड्स के थ्रू, और
जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनजीओज, बोले इनके थ्रू इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें कर रहा है। तो इंदिरा गांधी सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसमें देखो कुछ कंसर्न्स एक्सप्रेस भी किए गए थे पार्लियामेंट में 1969 के टाइम पे भी, कि इसी तरीके की जो फॉरेन फंडिंग आती है वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ में काम भी करती है। तो इस फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो वैल्यूज हैं, उनको अंडरमाइन करने के लिए अगर बाहर से पैसा आए तो उसको रोका जाए। ठीक है, और अगर अच्छे कामों के लिए ये पैसा आता है तो उसको अलाउ किया जाए। इसलिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था 1976 इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे। फिर इसके बाद में एफसीआरए को अमेंड भी किया गया यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में, जिसमें लॉ को कंसोलिडेट किया गया। उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है, तो उनको रोका जाए। इस तरीके का चेंज किया गया। फिर करंट जो सरकार है उन्होंने भी 2020 में अमेंड किया एफसीआरए एक्ट को, जिसमें सरकार को और ज़्यादा पावर मिली, जिससे कि जो भी फॉरेन फंडिंग आती है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, स्क्रूटनाइज कर सके कि ये फंडिंग आ कहाँ से रही है, और वाकई में जिस पर्पस का नाम लेकर के पैसा मंगाया जा रहा है विदेशों से, वो पैसा उसी काम में आ रहा है या कुछ और काम में आ रहा है। तो करंट जो स्टेटस अगर उसकी बात करें तो एफसीआरए एक्ट के अंडर में चाहे कोई पर्सन है या फिर एनजीओ, जो कि एक एसोसिएशन, एक ग्रुप होता है जो कि फॉरेन डोनेशन को रिसीव कर रहा है, बाहर से पैसा ले रहा है, तो इस एक्ट के अंडर में उनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि एसबीआई बैंक, जो दिल्ली में इसकी ब्रांच है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें एक बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, उसी में फॉरेन फंड्स रिसीव किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी बैंक में आपने अकाउंट खुला लिया और पैसे आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि ये फंड जो हैं केवल उन्हीं पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाएंगे जिन पर्पजेस का नाम लेकर के उन एनजीओज को या फिर वो इंडिविजुअल जो है वो पैसे मंगवा रहा है विदेशों से। तो ऐसे में क्या होगा कि हर साल के अंत में एक फाइनल एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होगी एनजीओज को, कि भाई हमारे पास इतना पैसा यहाँ से आया और हमने ऐसे ऐसे इन एक्टिविटीज़ में, इस सिटी में, इस पर्टिकुलर विलेज में, स्टेट में हमने यूज़ किया। वो पूरी डिटेल उनको रिटर्न के तौर पे देनी होगी। ठीक है, साथ में ये भी कि जो पैसा उनको ट्रांसफ़र नहीं है, मतलब जो पैसा आ गया है उनके हाथ में, वो किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं वो। दैट मीन्स कि अगर हेल्थ के लिए कोई एनजीओ काम कर रहा है तो वो पैसा खर्च करेगा केवल और केवल हेल्थ पे। ऐसा नहीं कि दूसरी कोई चैरिटी में काम करना शुरू कर दिया, एजुकेशन में, ऐसे कुछ। नो, आपको जो काम लिया है उसी काम को आपको कंटिन्यू करना है। इसके आगे जो फॉरेन फंड्स हैं वो किस किस के लिए अवेलेबल नहीं है। नंबर 1, इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो बाहर से अपनी फंडिंग नहीं करवा सकता। कोई भी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, या कोई भी न्यूज़पेपर है, उनको वहाँ बाहर से सपोर्ट नहीं आ सकता, पैसा नहीं मिल सकता। मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं, जज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, चाहे एमपीज हो, चाहे एमएलएज हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर कोई भी ऑफिस बियरर है, ठीक है ना, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी नेचर कैसी है, पॉलिटिकल, उनको बाहर से फंडिंग अलाउ नहीं है। ये आप ध्यान रखें, नहीं तो क्या होगा, बाहरी फंडिंग के बेसिस पे अगर चाइना को इंडिया को परेशान करना है तो यहाँ पर अपनी ही कोई, कहते ना कि अपने ही लोगों को यहाँ पर तैयार कर लेगा पैसे के लिए, भाई बहुत बिकते हैं। तो यहाँ पर चाइना की सोच वाले जो लोग हैं वो फिर चाइना से फंडिंग लेंगे और इंडिया को तो बर्बाद करके रख सकते हैं वो लोग। तो इसलिए पॉलिटिकल नेचर का अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको फंडिंग अलाउड नहीं है बाहरी देशों से। ठीक है, अब आ जाओ एफसीआरए के अंडर में जो रजिस्ट्रेशन है वो मिलता कैसे हैं। देखो, जब एनजीओ कोई भी फॉरेन फंड रिसीव करना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म भरना होता है जिसमें वो डिटेल देते हैं सारी। रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट किया जाता है किसी इंडिविजुअल को या किसी एसोसिएशन को। ठीक है, जो कि ये देखा जाएगा कि कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम्स इनमें एंगेज करेंगे फिर वो। ठीक है, मतलब ये कैटेगरीज हैं जिनमें एनजीओज हमारे यहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं। फिर आप देखो, होम मिनिस्ट्री है वो फिर इंक्वायरी करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि वाकई में जो एनजीओ फंडिंग की बात कर रहा है वो सही है या गलत है। तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो अवेलेबिलिटी होती है इंटेलिजेंस की, उसके बेसिस पे फिर एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो एफसीआरए के अंडर में
क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? नंबर 1 कि कोई बेनामी एक्टिविटीज़ ना हो, जैसे फंडिंग बाहर से आ रही है, करप्ट पैसा है, 2 नंबर का पैसा है जो कमाया गया है यूएस में और भेजा जा रहा है इंडिया में, तो एक तरीके से ये क्या होगी, फ्यूज, एक तरीके से बेनामी एक्टिविटीज़ होगी, नाम किसी और का, पैसा किसी और का, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंडिविजुअल जिसने एनजीओ के लिए या जो एसोसिएशन जो एनजीओ के लिए अप्लाई कर रहा है, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है कि कहीं उसको पहले प्रोसिक्यूट तो नहीं किया गया है, कोई भी गलत एक्टिविटी के लिए कन्विक्शन तो नहीं हुआ, सजा तो नहीं मिली है कानून के तहत, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी धर्म को किसी धर्म के लोगों को बहला करके, पुचका करके, पैसे दे करके, दबाव में ला करके कन्वर्जन के लिए कहीं फोर्स किया हो, तो हमारे यहाँ पर तो रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे ये ऐसे, तो ऐसे में उसको भी रोका हुआ है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कैसे भी करके। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको एफसीआरए के अंडर में जब रजिस्ट्रेशन किसी एनजीओ को लेना है जिससे कि वो फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकें, तो इन एक्टिविटीज़ को उनको छोड़ना होगा। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वैसे एप्लीकेबल नहीं है वो एफसीआरए के अंडर में, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेंट है, उसको ये देख ही लिया हमने कि कोई भी सेडिशियस चार्जेस उसके खिलाफ में नहीं लगे हुए रहने चाहिए, राष्ट्रद्रोह का कि हमारे देश को ही तोड़ने का अगर वो काम कर दें, या फिर कोई भी फंड्स का मिसयूज़ किया जा रहा है जो उनके पास में अवेलेबल है, या फिर सोसाइटी में कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो इस तरीके से इन एक्टिविटीज़ को भी चेक किया जाता है कि कहीं अगर इनमें इन्वॉल्व है वो एनजीओ या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उसका रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के अंडर नहीं होगा। दैट मीन्स वो फंडिंग रिसीव नहीं कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज से। इसके अलावा मिनिस्ट्री है, वो एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकती है 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करना होता है, मतलब 3 महीने का टाइम हो गया। इसके साथ में अगर एनजीओ को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये मतलब डिले कर दिया, मान लो 90 दिन से ज़्यादा का मिनिस्ट्री ने, तो एनजीओ को इन्फॉर्म किया जाएगा कि जी आपका रजिस्ट्रेशन डिले क्यों हो रहा है। फिर आ जाओ कि कितने समय तक जो अप्रूवल है वो ग्रांटेड है, कितने समय तक चलेगा, तो इसमें देखो 5 साल तक होगा एक बार अप्रूवल अगर मिल जाता है तो, ठीक है। और साथ में जैसे ही 5वां साल खत्म होने वाला होता है उसके 6 महीने पहले पहले उनको फिर से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, रिन्यूअल में भी सेम वही चीज़ें रिपीट होती हैं। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें अभी रिसेंट, ये तो हमने देख लिया, लगभग 5900 एनजीओज का कैंसिल हुआ है रजिस्ट्रेशन। उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट एनजीओ जैसे कि ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, इन 5900 में से 5789 एनजीओज तो ऐसे थे जिन्होंने की ये जो डेडलाइन थी उस डेडलाइन के बाद में भी अप्लाई नहीं किया रिन्यूअल के लिए, तो ऐसे में तो उनका तो लैप्स हो गया। और कुछ ऐसे भी थे जो बचे हुए हैं, उनका ऐसा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कुछ ऐसा फीडबैक मिला है उन एनजीओज के लिए जो बचे हुए हैं ना, एक तो रिन्यूअल जिन्होंने फाइल नहीं किया इस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, और दूसरा जिनका रजिस्ट्रेशन फेल इसलिए किया या फिर मिनिस्ट्री ने अप्रूवल इसलिए नहीं दिया कि उनके खिलाफ में कुछ ऐसी इनपुट आई है कि इनकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है एफसीआरए एक्ट के अंडर में, तो वायलेशन हो गया एफसीआरए का, तो मिनिस्ट्री ने बोला कि हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग जिन एनजीओज ने भी फाइल की थी एप्लीकेशन के लिए, उनमें से जो 59 थी वो पहुंच गई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई गवर्नमेंट से ही आप अपनी परेशानियों का हल निकलवाओ, हमारे पास में आपका हल नहीं है। अब आ जाओ कि क्या बेसिस हो सकता है कैंसिलेशन का। सिंपल सी बात है, कैंसिलेशन से पहले एक प्रॉपर इंक्वायरी करनी होती है कि कहीं पर एप्लीकेशन में कोई फॉल्स स्टेटमेंट, कैसे जैसे कि हम भी तो फॉर्म भरते हैं तो नीचे नीचे आप डिक्लेरेशन में टिक करते हो ना कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ऊपर वो सारी मेरी हिसाब से एकदम सच है, इसमें कोई भी झूठ होगी तो मेरी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरीके के पर फॉर्मा में फॉर्म भरना होता है इनको भी, तो इनका भी इसी तरीके से कैंसिलेशन होता है कि अगर एफसीआरए एक्ट में जो हमने प्रोविजन देखे अगर उनका वायलेशन कहीं पर भी कोई भी करता हुआ दिखा तो उसका रजिस्ट्रेशन वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ओपिनियन किसके हाथ में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखेगी, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी कि भाई हमारे देश में जनता के खिलाफ में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो मॉरलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, उसको तो कहीं डिस्टर्ब करने के काम नहीं कर रहा है कोई भी एनजीओ, कहीं फॉरेन फंड्स को मिस यूटिलाइज तो नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से चेकिंग की जाती है, ठीक है।
मिनिस्ट्री के पास में पावर है कि एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 180 दिन तक जो है वो सस्पेंड कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें 180 दिन तक सस्पेंड भी कर सकती है, कारण कि अगर मान लो किसी प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है, उसके फंड्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं। मतलब एक बार अगर किसी एनजीओ को बंद कर दिया ना, तो यहां तक भी गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो 180 दिनों तक उस एनजीओ को अलाउ ही ना करे कि उनके पास में फंड अवेलेबल हो तो भी यूज ना कर सकेंगे वो, ठीक है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो कोई भी ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ में अगर अपील करनी है तो कहाँ जाओगे, ये है सिर्फ हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा उसके खिलाफ में आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये प्रोसेस था। इसके आगे देखें, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है दैट इज कि कौन से एनजीओज ने अभी तक एफसीआरए प्रोविजंस का वायलेशन किया है। तो ऐसे में बहुत से एनजीओज हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ या कैंसिल हो गया है। जिनमें एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उनको इंडिया में 2020 में ऑपरेशंस कंडक्ट करने से मना कर दिया जब फाइनेंशियल डीलिंग में कुछ इलीगैलिटीज़ देखने को मिली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। ग्रीन पीस इंडिया, इसको भी अपने ऑपरेशंस को बंद करने के लिए बोला गया 2015 में, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता पड़ा कि इन्होंने जो एसबीआई का एक अकाउंट है उसके बजाय बहुत सारे अकाउंट खुलवा रखे थे फंड्स को इधर उधर मूव करवाने के लिए। चलो जी, इसका भी हो गया। फिर आ जाता है लॉयर्स इंदिरा जयसिंह एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव। इसको भी सीबीआई प्रॉब का सामना करना पड़ा। 2016 में होम मिनिस्ट्री ने एफसीआरए लाइसेंसेस का कैंसिल कर दिया, कारण कि इस एनजीओ ने फंडिंग का यूज़ किया पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए। हमने देख लिया था पॉलिटिकल पर्पजेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए एनजीओ का। फिर आ जाओ तीस्ता सेतालवाद एक्टिविस्ट, तीस्ता सेतालवाद का एनजीओ था सबरंग ट्रस्ट, उसका भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है 2016 में, कारण क्योंकि उन्होंने फॉरेन फंड और डोमेस्टिक फंड्स को मिक्स किया और एक तरीके से गड़बड़ काम करने की कोशिश की, ठीक है। आ जाओ जी, अप्रैल 2015 में फोर्ड फाउंडेशन, उनको भी प्रायर अप्रूवल कैटेगरी में रखा गया पहले तो। फिर उसके बाद में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो पैसा आ रहा था उसमें गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेने की ज़रूरत थी। प्रायर अप्रूवल कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि जो भी फंड अगर बाहर से आ रहा है उसके लिए पहले सरकार को दिखाना पड़ेगा और सरकार अप्रूवल देगी उसके बाद में। पर आप देखो, इस एनजीओ को फिर बाद में मिनिस्ट्री ने वॉच लिस्ट में रखा और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो वॉच लिस्ट में भी रखा जा सकता है, प्रायर अप्रूवल कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। फिर आ जाओ 2016 में कंपैशन इंटरनेशनल, इसको भी गवर्नमेंट ने फॉरेन फंडिंग रिसीव करने से मना कर दिया, कारण कि कुछ ना कुछ इंडिया में ये ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड थी, मतलब धर्म परिवर्तन से संबंधित काम कर रही थी ये। आ जाओ जी, फिर एफसीआरए में अभी तक देखें तो क्या किसी पर्टिकुलर एनजीओ को टारगेट किया गया है। देखो जी, 2011 तक भारत में लगभग 40,000 एनजीओज थे, जो कि अभी घटकर केवल 16,000 एनजीओज रह चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एलिगेशंस फेस करती है कि एनजीओज को टारगेट किया जाता है। पिछले 7 सालों में जो अभी करंट रिजीम चल रहा है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने लगभग 16,700 एनजीओज का रजिस्ट्रेशन खत्म किया है, जो कि केवल और केवल इन 16,700 में से 10,000 तो केवल 2015 अकेले में किए गए थे। आ जाओ जी, फिर यूपीए गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से एनजीओज को इन्हीं प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को इनको हार्म करने के लिए कोई एनजीओ काम करता है तो उनको भी रोका। जैसे कि कुडनकुलम पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो उसको लेकर के एनजीओज के खिलाफ में कार्रवाई की गई थी। 2012 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था लगभग 4,000 एनजीओज का। तो ऐसी बात नहीं है कोई एक सरकार करती है। और वैसे भी हमने देखा एफसीआरए आया कब था, 1976 में, इमरजेंसी पीरियड पे, और कंसर्न्स रेज होने शुरू हो गए थे 1969 कि बोला ऐसी एंटिटीज़ इंडिया में ऑपरेट कर रही है जिनको बाहर से पैसा मिलता है और इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ में एंटिटीज़ काम कर रही हैं, इसलिए फिर एफसीआरए लाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू अ पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव वे टू डिटेक्ट ऑरल कैंसर। अब देखो, मुंह का जो कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से डेवलप किया एक डिवाइस जिसमें एक कहते हैं ना यूज़र फ्रेंडली पोर्टेबल मतलब मूव आसानी से किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। यूज़र फ्रेंडली दैट मीन्स किसी को डिटेक्शन करना है, चेक करना है कि भाई मेरे माउथ में जो ओरल कैविटी है यहाँ पर कुछ ऐसी कैंसरस सेल्स तो डेवलप नहीं हो रही है, प्री स्टेज तो नहीं है, कौन से स्टेज पे चल रहा है, वो सारी चीज़ें। नॉन इन्वेजिव डिवाइस दैट मीन्स ज़्यादा कोई काट छाट का इतना टेंशन नहीं है, और
यहाँ पर रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्लिनिकल सेटिंग से भी फ्री। दैट मीन्स कि ऐसा कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती जिससे कि हाँ एक्सक्लूसिव फोकस करना हो। दैट मीन्स एक आसान तरीके से डिटेक्शन। तो देखो ये डिवाइस डेवलप किया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा और इसको चेक किया गया गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल बेस्ड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्होंने कंक्लूड किया है कि एफिकेसी बहुत ही अच्छी आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है कैंसरस और प्री कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने में। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और इससे रिलेटेड जो स्टडी है वो पेपर पब्लिश हुआ प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूएसए में। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो पोर्टेबल हैंड हेल्ड एंड अफोर्डेबल ब्लड परफ्यूजन इमेजर फॉर स्क्रीनिंग ऑफ, ये टॉपिक है पेपर का। ठीक है, और ये जर्नल है जहाँ पर ये पब्लिश हुआ है यूएसए में। ठीक है जी, और इसमें मेन जो राइटर्स हैं उनका नाम है, एक तो अर्का भौमिक और एक है सुमन चक्रवर्ती एंड अदर्स। ओके, तो इसका कॉस्ट बहुत कम है, हैंड हेल्ड मतलब आसानी से मूवेबल हो गया, स्क्रीन करना ऑरल कैंसर को और प्री कैंसर बेस्ड मेजरमेंट भी कि हाँ अगर इनिशियल स्टेज पे भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहीं ब्लड फ्लो में कुछ इशू आ रहा है, इसमें थर्मल इमेजिंग का यूज़ किया जाता है, एनालिसिस तो होगा ही। ठीक है, और ब्लड परफ्यूजन इमेजर मतलब इमेज ली जाएगी प्रॉपर ब्लड की, उसमें ये चेक किया जाएगा कि हाँ इंफ्रारेड वेव्स को पास किया जाएगा, जैसे एक लेयर ली उस पर डाला ब्लड और उसके थ्रू पास कराई इंफ्रारेड वेव्स, तो उनसे आइडिया लग जाएगा कि उसमें वेवलेंथ में कोई वेरिएशन आ रहा है, तो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा, पता पड़ जाएगा कि वाकई में वहाँ पर कुछ वेरिएशन, कुछ ऐसी एबनॉर्मल सब्सटेंस देखने को मिली ब्लड सैंपल में, तो आइडिया लग जाएगा कि कैंसर की क्या स्टेज है क्या नहीं। ठीक है जी, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इसका देखो डिवाइस का नाम तो यहाँ पर दिया नहीं है, बस पूरा डिटेल यहाँ पर ही आ गई है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें वही रिपीट हो रही है। एक यहाँ पर कि ऑरल कैविटी कैंसर जो है, हमारे जो गले का या मुंह का जो कैंसर होता है, ये बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी केसेस देखने को मिल रही है। सोशल चैलेंज अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। लगभग 80% चांस तो ये होते हैं कि अगर सही टाइम पे डिटेक्ट हो गया ये ऑरल कैंसर तो 5 साल तक की सर्वाइवल रेट रहती है 80% लोगों में। और अगर सेकंड स्टेज या एडवांस स्टेज में होता है तो 65% या उससे भी कम इंडिविजुअल्स है ना जिनको डिटेक्ट होता है, वो थोड़ा बहुत जी पाते हैं। बाकी एक बार डिटेक्शन होने के बाद में 1-1.5 साल 2 साल इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में भी एक बार डिटेक्शन करना कि वाकई में अगर किसी को एबनॉर्मेलिटी हल्की फुल्की फील होती है तो वो चेक करवा ले आराम से। और एक होता है ना कि क्लिनिक पे जाने से पहले जो एक होती है दिमाग में कि अरे यार कुछ नहीं, इग्नोरेंस वाली चीज़, तो वो घर पे ही आप टेस्ट कर सकते हो, या फिर मतलब आसपास में कोई छोटा कोई क्लिनिक हो तो वहाँ पर भी इसकी टेस्टिंग करवाई जा सकती है। तो ये होता है भाई बायोटेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट तो अभी फ़िलहाल तो $500 से कम बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे देखो एक तो पद्म अवार्ड से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें देखो ये यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछने लग गई है, तो पद्म अवार्ड से संबंधित यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल देख लेना। ठीक है, किस अवार्ड में क्या दिया जाता है, कब शुरू किया गया था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ अच्छे से देख लेना। फिलहाल जो हमारे लिए मेन पॉइंट है वो इतना ही कि अभी जो रिपब्लिक डे पे जो अनाउंसमेंट हुआ है पद्म अवार्ड्स की लिस्ट का, उनमें कौन से अवार्ड के लिए कितने लोगों का नाम रिकमेंड किया गया है वो देख लेते हैं एक बार। तो ऐसे में एक तो ये पद्म विभूषण 4 जनों को दिए जाएंगे, 17 जनों को दिए जाएंगे पद्म भूषण और 107 दिए जाएंगे पद्मश्री अवार्ड्स। ये अनाउंसमेंट है, तो ये तो फिगर है। फिर आप बात करो कि सर एक एक का नाम बताओ, भाई नाम आप खुद से देख लेना, नाम मैं नहीं बता रहा। नाम का अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के लिए नेम्स इंपॉर्टेंट है तो आप नोटिस कर लेना। हाँ, पर यह है पद्म विभूषण अवार्ड किस किस को दिया जाएगा, वो 4 नाम मैं जरूर देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, जनरल विपिन रावत, इसके अलावा यूपी के फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट प्रभा अत्रे और राधेश्याम खेमका, गीता प्रेस, इनका देखो पद्म विभूषण के लिए नाम दिया गया है। ठीक है, और बाकी आप देखना चाहो तो डिटेल आप खुद से एक बार देख लेना। आगे चलते हैं। दूसरी जो फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू चाइना इंडिया रिलेशंस। देखो चाइना और इंडिया के रिलेशन कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद 2021 में हमारे बीच में बायलैटरल ट्रेड है वो राइज हुआ है, रिकॉर्ड राइज हुआ है।
ठीक है। तो एक तरफ अगर देखो तो चाइना इंडिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल ट्रेड जो है हम कितना लेते हैं कितना देते हैं, 43.3% का राइज देखने को मिला है 2020 के कंपैरिजन में। एक तरफ हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, पर दूसरी तरफ हमारा ट्रेड है वो भी कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इंडिया चाइना से लगभग 97.5 बिलियन डॉलर्स के गुड्स को इंपोर्ट कर पाया 2021 में, जो कि लगभग 2020 के कंपैरिजन में 46.1% ज़्यादा है। जबकि 2020 में कितना इंपोर्ट था हमारा, 66.7 बिलियन का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा राइज हो गया। ये तो हो गई बात इंपोर्ट की। अब आ जाओ एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट भी हमारा राइज हुआ है। वो कैसे, 2020 में हमने 20.9 बिलियन का अमाउंट का एक्सपोर्ट किया था, ठीक है ना, 9 बिलियन डॉलर्स का के इक्वलेंट गुड्स एंड सर्विसेज, और हमने और अभी 2021 में कितना हो गया, ये बढ़ करके 28.1 बिलियन। तो ऐसे में 34.9% इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपोर्ट में भी। बट ओवरऑल देखें तो दोनों के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है, 125.7 बिलियन डॉलर्स का 2021 का डेटा है इंडिया चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो। इसके आगे अगर देखें तो इंडिया यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि हम डेफिसिट में हैं, क्योंकि चाइना हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना से हम मंगवाते ज़्यादा हैं बजाय के भेजने के। भेजते कितना है, केवल 28.1 बिलियन डॉलर्स का जो कंटेंट है वो। इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना इंडिया ट्रेड मिलियंस में 2019 में कितना था, 2020 में कितना था। एक्सपोर्ट आप देखो, इंपोर्ट देखो, ट्रेड देखो, और ईयर ऑन ईयर ट्रेड ग्रोथ देखो। तो ऐसे में 2019 में भी डिक्लाइन किया था ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में, 2020 में भी डिक्लाइन कर गया था, पर 2021 में आप देखो कितना गजब का जंप लिया है। ठीक है, 125,000 मिलियन डॉलर। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे ट्रेड की अगर बात करें तो यूएस, यूएई, सऊदी अरब, इराक, इन कंट्रीज़ के साथ में भी हमारे रिलेशन मतलब बायलैटरल ट्रेड अच्छे रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा अभी जो डेटा रिलीज़ किया गया है 2021 का, उसके बेसिस पे हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड तो किसके साथ हुआ, यूएस के साथ में। दूसरे नंबर में किसके, चाइना के साथ में। फिर यूएई, सऊदी अरब, इराक, हांगकॉन्ग, इनके साथ में। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया चाइना रिलेशंस में। आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ पर आपको 3 साल का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना भाई, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, जिसमें एक्सपोर्ट कितना था पहले, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ। ठीक है, इंपोर्ट पहले कितना था, फिर कितना हुआ, अब कितना है। ट्रेड दोनों को ऐड कर दो, वो ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में कितनी ग्रोथ हुई या हम डिक्लाइन करें ट्रेड में, वो भी देख लिया। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। बात कुछ ऐसी है कि बेड बैंक की बात पिछले 1 साल से चल रही है, पिछले बजट में अनाउंस किया गया था, एक्टिविटीज़ भी हाईलाइट हुई, पर अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। वो कारण कि आरबीआई जो है वो ये कहता है कि 2 एंटिटीज़ मत बनाओ, एक तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना रहे हो, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना रहे हो। बोलो दोनों को एक ही एंटिटी में मर्ज कर दो और एक ही एंटिटी अगर काम करे तो ठीक है। जबकि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन उसका ये कहना है कि रेजोल्यूशन के लिए अलग कंपनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी होना चाहिए। तो इस वजह से अभी तक बेड बैंक का जो आइडिया है वो अभी तक भी बहुत आगे बढ़ने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। तो अब जानते हैं पूरी डिटेल में इस मुद्दे को। तो लगभग 6 महीने हो गए हैं जब से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को जिसकी सेटिंग कर दी गई है, जिसका टारगेट क्या है, बेड बैंक क्रिएट करना। मेन टारगेट क्या होगा, और ये अनाउंसमेंट हुआ था 2021-22 के बजट में। ठीक है, जिसमें ये था कि कैसे भी करके जो एनपीएस हैं उनको हम रिकवर कर सके। एनपीएस का मतलब बैंकों के द्वारा दिए गए वो लोन जो कि रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं, ना तो मूल ना ब्याज, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है ना इंटरेस्ट। तो ऐसे में NARLC दैट मीन्स नेशनल एसेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, और इसके अलावा एक और एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, दैट इज इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये 2 एंटिटीज, तो एक तो हो गई रेजोल्यूशन के लिए, एक होगी मैनेजमेंट के लिए। तो इस केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आरबीआई का ये कहना है कि ड्यूअल स्ट्रक्चर नहीं, सिंगल स्ट्रक्चर बना दो इन दोनों को मर्ज करके। पर वही चीज़ है कि अभी तक इस पर कोई कंसेंसस आउटकम नहीं आ रहा है। तो ऐसे में
RCL और IDRCL, इनकी अगर बात करें तो इस पे रीवर्क करना अरेंजमेंट और ओवरऑल NARCL के अंडर में ही सारा काम दे दिया जाए। देखो NARCL जो है इसको सेटअप किया गया था RBI को, देखो RBI ने देखो लाइसेंस दे दिया था इसके लिए कि हाँ जी ये स्टैब्लिश हो जानी चाहिए, ठीक है। जिसका काम क्या होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, कि मान लो कोई एसेट है, अगर उसको थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, पैसा अगर थोड़ा और मिल जाए, तो वो एसेट जो है बर्बाद होने से बच जाएगा और काम कर लेगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को करने के लिए NARCL स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक और कंपनी स्टैब्लिश करनी जिसमें एसेट को मैनेज करना, उसका नाम था IDRCL। ये स्टैब्लिश अभी तक नहीं हो पा रही है क्योंकि RBI ने बोल दिया ना कि एक ही एंटिटी बहुत है, दोनों काम एक ही कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे में IDRCL का काम क्या था, एसेट्स को मैनेज करना, कि भाई कौन से एसेट की कितनी प्राइस हो सकती है, किस पार्टी को इसकी ऑक्शन देनी है, प्राइस डिस्कवरी करना, बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर होने का, ये काम करने के लिए IDRCL की बात की जा रही है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ऐसे में NARCL में तो मेजोरिटी जो एसेट्स हैं वो किसके रहेंगे, मेजोरिटी ऑनरशिप किसकी रहेगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, कितनी 51%, और रिमेनिंग 49% बाकियों की रह जाएगी। जबकि IDRCL है उसमें 51% ऑनरशिप किसकी रहेगी, प्राइवेट हैंड्स की। तो IDRCL है ना, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कौन, RBI, भाई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है IBA, वो कह रही है कि ये जो सेकंड एंटिटी है एसेट मैनेजमेंट वाली, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका भी होना ज़रूरी है। अब देखो बात ऐसी है कि एक बार बैड बैंक स्टैब्लिश हो जाता है तो हमारे यहाँ पर जो NPAs कन्वर्ट हो चुके हैं उनको हम रिकवर कर पाएँ। पहला तो ये था कि अब जल्दी से जल्दी, अब जैसे कि बजट में अनाउंस किया गया था, अभी तक तो इसको बहुत अच्छे से काम कर लेना था, पर हमारे यहाँ पर हर्डल्स इतनी ज़्यादा है जिसकी हद नहीं है। तो मार्च एंड से पहले पहले, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो उसके पहले पहले 90,000 करोड़ रुपए के NPAs को तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है जी। इनके रेजोल्यूशन शुरू हो जाएंगे, पर वही चीज़ है कि आगे क्या होता है क्या नहीं, कुछ आइडिया है नहीं। इसके आगे अगर देखें, पिछले एक साल में वैसे तो NPAs का जो नंबर है, वॉल्यूम है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया। उसके पीछे कारण क्या है, पहली चीज़ कोविड की वजह से मोरेटोरियम दिया गया, मतलब कि जो NPAs में कन्वर्ट हो गए थे, जो भी एसेट्स जो रिटर्न नहीं कर रहे थे पैसा, तो उनको बोल दिया कि चलो ठीक है आपको 4 साल का टाइम देते हैं, आप टुकड़ों में करके पैसा रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो थोड़ा सा रिलीफ मिल गई। दूसरा, रिकवरीज, कुछ NPAs हैं वो उनको रिजॉल्व कर दिया, पैसा निकाल लिया उनमें से। तो ऐसे 2020 में 8.4 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट था NPAs के तौर पे, जो कि 2021 में रिड्यूस होकर के 7.8 लाख करोड़ हो गया। तो इसके दो कारण हो गए, एक तो मोरेटोरियम और एक हो गया रिकवरी, ठीक है जी। गवर्नमेंट है वो अप्रूवल दे रही है 5 साल की गारंटी का, कि 30,600 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है जो NARCL के लिए होनी चाहिए, वो तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है सिक्योरिटी, कि टेंशन मत लो, इतने रुपए की व्यवस्था तो हम करेंगे अगर इमरजेंसी अगर आती है तो। बाकी फिर धीरे धीरे आगे काम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और काम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं स्टेक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये है पूरा मुद्दा, ठीक है। तो और बैड बैंक के बारे में एक बार और थोड़ा डिटेल आप पढ़ लेना। मेन जो काम की चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर इस आर्टिकल में देख ली है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो देखो इस डिस्कशन में अब एक बार नज़र डालते हैं वर्ल्ड पेज पे। और वर्ल्ड पेज पे देखो, एक तो यहाँ पर है न्यूज़, रशिया ये कह रहा है कि USA क्या एक्शन लेता है यूक्रेन पर, हम उस पर बहुत ज़्यादा नजरें गड़ा के बैठे हैं। चलो जी, अच्छी बात है। फिर आ जाओ, बुर्किना फासो में मिलिट्री रूल आ गया है, तो आप इसका मैप ज़रूर देख लेना एक बार, बुर्किना फासो, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। फिर इसके बाद में आ जाओ यहाँ पर, चाइना ने जर्मनी के जो नेवी चीफ जिन्होंने इंडिया में स्टेटमेंट दिया था कि भाई चाइना और रशिया के रिलेशंस को वीक करना है हमें, तो ऐसे में रशिया से टेंशन क्रिएट मत करो, नहीं चाइनीज चैलेंज है वो हम इग्नोर कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे उसको लेके चाइना ने उनको आड़े हाथों लिया है कि बोले ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे रिलेशनशिप अलग लेवल की है और तुम कौन, वो वाली बात। फिर आ जाओ यहाँ पर कि एक लंबी दूरी तय करने के बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, इसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है जो हमने 25 दिसंबर 2021 को डिस्कस किया था एक्सप्लेन पेज का, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये माजरा क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप का। ओके, तो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने डिटेल में देख लिया है।
थैंक यू वेरी मच।